केरल न्यूज लाइव के साथ मैं हूं नाला शहजादी। अहम खबर से आगाह करते चले। वफाकी हुकूमत ने तमाम वफाकी सरकारी इदारों को कमर्शियल बैंकों में फंड रखने से मना कर दिया है। कोई भी वफाकी इदारा किसी भी कमर्शियल बैंक में अकाउंट नहीं रख सकता। ये अहम फैसला किया गया है और ये भी कहा गया है कि कोई भी इदारा कमर्शियल बैंकों में फंड नहीं रख सकता। मजीद तफसील आपको बताते चले। कैश मैनेजमेंट और सिंगल ट्रेजरी अकाउंट रूल 2020 के तहत हिदायत जारी कर दी गई है। सरकारी इदारे स्टेट बैंक के मातहत सेंट्रल अकाउंट में रकम जमा करवाएंगे और निकालेंगे। ये भी कहा गया है बड़ी रकम कमर्शियल बैंकों के अकाउंट्स में है जिनको सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में होना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक गवर्नमेंट ट्रस्ट NGO कॉर्पोरेट बॉडीज के 1400 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों में है। हुकूमती डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिटमेंट्स का 9% बनता है, ऐसा कहना है रिसर्च रिपोर्ट का। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें केरल न्यूज लाइव। केएनएन न्यूज लाइव के साथ मैं हूं कायनात मलिक। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि यहाँ पर जो RTA सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। रुख करते हैं वफाकी वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने पहले दिन बना दी, उसके बाद उस कमेटी के कोई 30-32 इजलास हुए। उन इजलासों में क्या कहा गया? नंबर 1, PMLN कह रही थी कि यहाँ पे जो RTS सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। उनको ये कहा, परवेज़ खट्टक साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं उस कमेटी में था। हमने कहा जी कि जिन हलकों में RTS सिस्टम बैठा है और आपका ख्याल है कि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, उन हलकों की तफसील दे दें। एक हलके की तफसील जो है उस कमेटी के सामने नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहां पर जो फॉर्म 45 होता है वो गायब हो गए और वो हलके जो हैं वहां पर जो फॉर्म 45 था वो ROs के पास पहुंचा नहीं। हमने कहा उन हलकों की तफसील दे दें, कोई तफसील नहीं आई। फिर हमने इलेक्शन कमीशन के पास जो इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल होती हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया तो पता ये चला कि पूरे पंजाब में 25 इंतखाबी उज़रदारियाँ फ़ाइल हुई। उनमें से 13 PTI के लोगों ने की हुई थी, 11 PMLN के लोगों ने की हुई थी। लिहाजा सिर्फ मीडिया के बल के ऊपर ये नैरेटिव बनाना, ये बयानियाँ बनाना कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये एक वतीरे के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद अभी भी जो इंतखाबात हुए हैं, अभी जो इलेक्शन हुआ है कराची में, उसमें दोबारा कौन कह रहा है कि धांधली हुई? PMLN कह रही है धांधली हुई। और किसको कह रहे हैं धांधली की? पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं धांधली की। इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शंस हुए, हमने पूरा जोर लगा लिया कि इस इलेक्शन को हम ओपन वोट करते हैं। ये ओपन वोट क्या था? ये वो वोट था जो 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने आपस में तय किया था कि ये वोट ओपन किया जाएगा। 2015 में PMLN ये लेजिस्लेशन लेके आई थी, कानून साजी लेके आई थी कि ये वोट ओपन किया जाएगा। उसी असूल के ऊपर जो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN ने रखा कि हम सेनेट का वोट ओपन करते हैं, हमने जब कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कहा कि आइए आपने जो बात की थी वो दुरुस्त की थी, आइए इसको ओपन करते हैं, ये 180 डिग्री के ऊपर वापस फिर गए और उन्होंने कहा जी हमने ओपन नहीं करना। और उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जो मेरा उनका एहतराम है, जिस तरीके से उनको इलेक्शन जितवाया गया और जिस तरीके से वो फिर सेनेटर बने और फिर जब वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, ये कहानी सारी आपके सामने। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये नतीजा सही नहीं आया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए इमरान खान का जो नज़रिया है वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। फिर दरमियान में बारहा ये बात कही गई कि देखिए जी वज़ीर आज़म खुद नहीं कह रहे, बाकी लोग कह रहे हैं
आप वज़ीर आज़म नहीं कह रहे। वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब को ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि आप तमाम जो हमारी जमातें हैं उनको इकट्ठा करें और उन्हें कहें कि आइए हमारे साथ इस्लाहात करें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने बराह रास्त ट्वीट की, बराह रास्त उन्होंने पर हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर आगे किया। अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा फिर इसमें कौन रुकावट डाल रहा है? निज़ाम हैं अभी डॉक्टर बाबर अवान साहब भी आपके सामने रखेंगे। हम इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 में होगा। से हम जो बाकी इस्लाहात इसमें तजवीज़ कर रहे हैं वो तमाम वो हैं जिसके नतीजे में इंतखाबी अमल के ऊपर अवाम का, सियासी जमातों का और इंटेलिजेंशिया का एतमाद बढ़ेगा। अगर अब आपको ऑफ़र कौन कर रहा है मुज़ाकरात की? वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको हुकूमत के वज़रा ये बात कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम बातचीत के लिए भी तैयार नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात का बीड़ा उठाए। मुझे आप बताइए, कभी कोई सियासी जमात ये कहेगी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें? पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम कहें कि वो आगे आके लेजिस्लेशन करे और इस्लाहात करे। कभी कोई सियासी जमात आपने ऐसी सुनी है जो कि ये बात करेगी? हर सियासी जमात जो है, हर वो शख्स जो इलेक्शन लड़ता है उसका काम तो ये होगा कि वो पार्लियामान को मजबूत करे। और जो ये नारा कुछ दिनों पहले लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज्जत मिलेगी। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामान की को कोई हैसियत नहीं दें, और वहाँ पे चूँकि वज़ीर आज़म हमारी मर्ज़ी का नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म को नहीं, हम इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें। इसके नतीजे में एक बहरान पैदा हो जाता है जब आपकी ये इस तरह की बात अगर आप करें कि आपको पार्लियामान के ऊपर एतमाद नहीं है। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। भाई आप उसको देखें, उसको परखें, बल्कि अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें जो कि इन साइंटिस्ट के साथ, माहिरीन के साथ बैठे। और ये जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, ये हमारा फ़ख्र है। आप हर आदमी को इस तरह से कंट्रोवर्शियल ना करें। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। इससे पहले जब मैं मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी था और मुझे अपने साइंटिस्ट के साथ, इंजीनियर्स के साथ जो काम करने का मौका मिला, अपने उसातिज़ा को जो कि यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। जिस किस्म का काम ये लोग कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उसको ब्रांड नहीं कर सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, हमारे जो यंगस्टर्स, जो बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजीज़, ये कमाल का काम कर रहे हैं। सो मेरी दरख्वास्त ये होगी, डॉक्टर बाबर अवान साहब इसको जो है वो तफसील से आपके सामने वो रिफॉर्म्स एजेंडा रखेंगे और हम आगे क्या करने जा रहे हैं वो एजेंडा जो है वो रखेंगे। और इसको मैं दोबारा अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा, हमें इल्म है कि सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं और पर्चियों से ही आपने हमेशा जो है वो इक़्तिदार लिया है, लेकिन अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारिफ़ कराएँ। डॉक्टर बाबर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक ये ऐसा मसला है इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये इससे आईनी बहरान तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन आईनी इदारों पे अदम एतमाद का बहरान पैदा हो गया है कौम में, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। मुल्क सिर्फ ज़मीन और बिल्डिंगों से नहीं बनते, वो इदारों से और उसके अवाम से बनते हैं। इसलिए
मैं इसकी थोड़ी सी आपको पर्सपेक्टिव देता हूं। पाकिस्तान में जो जदीद धांधली का सबसे बड़ा तूफान उठा, वो एक सियासी जज साहब थे। उन्होंने 2013 के इलेक्शंस में जाके जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनसे खिताब कर लिया, और वो अपने इदारे से, अपने आईनी मैंडेट से बाहर निकल के एक और आईनी इदारे के मैंडेट में जाके उन्होंने मुदाखलत की। उसका नतीजा ये निकला कि 22 मुल्क की सियासी जमातें जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, सब ने उसको कहा कि ये आरोज का इलेक्शन है। उसका दूसरा पहलू जिस पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, अभी फवाद साहब ने रोशनी डाली है, मैं सिर्फ एक आपको उसका एंगल बताना चाहता हूं कि उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा 4 हलके खोलने के लिए कहा गया, जिसमें 2-3 में तो मैं वकील था और मैं रिप्रेजेंट करता पीटीआई के लोगों को, और वो नहीं खोले गए। और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज और सबसे तवील धरना वो स्टेज करना पड़ा लोगों को। उस इलेक्शन के बाद जो रिफॉर्म हुई वो 2017 के इलेक्शन एक्ट के जरिए से हुई, और उसको जो बनाने वाले थे, जिनके दौरे हुकूमत में वो एक्ट बना, उन्होंने कहा यह नाकिस है, ये फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से मीट करने के काबिल नहीं है, ये रिकॉर्ड पे है। इसीलिए उन्होंने जो 2018 के इलेक्शंस थे, जिनको बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने, फैफन ने, मीडिया के बड़े मोतबर लोगों ने कहा कि बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस को भी उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। इस सूरत हाल में 2 रास्ते हुकूमत के सामने खुले हैं। एक ये है कि बिजनेस एज यूजुअल का स्टेटस को हम चलने दें और कोई रिफॉर्म ना करें। दूसरा ये है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी जमीनी हकायक हैं उनके अंदर हम रिफॉर्म करें और आगे बढ़ें। आपके वजीर आज़म इमरान खान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। रिफॉर्म के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में और जो हुकूमत का पैकेज है उसके अंदर 49 सेक्शंस मुख्तलिफ, कुछ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कुछ डिलीट किए जा रहे हैं और कुछ तब्दील किए जा रहे हैं। 49 उनमें से मैं 19 जो सेक्शंस हैं आज आपके सामने, उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। 19 सब पे नहीं मैं बोलूंगा, उसमें से 7 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन जब यह कहा जाता है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा 3 साल से ताला लगा दिया पार्लियामेंट में। आप जब से बने थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आपने कितने इजलास किए? वो जो रिमांड वाला इजलास था उसको छोड़ दीजिएगा, हर इजलास मुनक्किद हुआ है। और हमने अपनी गवर्नमेंट के पिछले जो 2 साल थे उसमें जो आईनी अरसा दिया हुआ है पार्लियामेंट का कि वो बैठेगी, कोविड के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, और बड़ी तादाद पे जो पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स और अमला था उनके इन्फेक्शन लगने के बावजूद भी हमने वो टाइम मुकर्रर किया। आप नहीं तशरीफ लाए, ये आपकी मर्जी थी, लेकिन अब हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप जरूर तशरीफ लाइएगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इजलास हुए उनमें से सिर्फ 3 की मैं झलकियां आपके सामने, कौम के सामने आपके जरिए से पेश करना चाहता हूं। पहली झलकी यह है कि एक इंतहाई मोतबर पार्लियामेंटेरियन साहब, जो पिछला बजट का इजलास था उसमें वो कोर्ट उतारने और मिनिस्टर को मारने के लिए दौड़ते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न था। उसके बाद फिर वोट की जो इज्जत थी उसकी बहाली का जब मरहला आया तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुस्से में आग से भरे हुए बोलते हुए चले गए और जाके उन्होंने स्पीकर को, जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है जिसकी, उसका माइक छीनने के लिए उन्होंने माइक उठा लिया। यह जमहूरियत का दूसरा हुस्न था। और तीसरा यह हुआ कि एक वजीर आजम साहब खड़े होते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यह दुनिया की तारीख का पहला जुमला है कि उन्होंने कहा मैं जूता मारना चाहता हूं कस्टोडियन को, और उन्होंने कहा कि मैं जूता, जब आप लोगों ने बाहर सवाल किया उन्होंने कहा मैं तो उतार चुका था या मैं उतार रहा था और मैंने मारना था, आई मीन इट। हालांकि कुछ दिन पहले वो जूता उछालने वाले एक लड़के को मारने के लिए इसी पार्लियामेंट के बाहर दौड़ते हुए आप लोगों ने कैमरे पे पकड़े। अब ये सीरियसनेस कहां है ये आप फैसला कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से
जो ताज़ा तरीन भी मेरी बात हुई है उसमें भी उन्होंने कहा है, और पिछली जो कैबिनेट की ताज़ा तरीन हमारी मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हम अब इसको पूरी कौम के सामने सबसे पहले हम इसको लेके जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको हम ब्रीफिंग्स देंगे, उनको हम अपना ये जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो दिखाएंगे। फिर हम APNS, CPNE, आपके साथ साथ जो आपके प्रेस क्लब्स हैं उनके जो आप लीडर्स हैं, करता धरता हैं, जो आप उसके रुकन हैं, उसके साथ ही हम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस और हर वो हल्का जो इसमें किसी तरीके से वॉच डॉग का या इंटरेस्टेड है, स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उसको भी हम शामिल करेंगे। मैं अब आपको 3 रिफॉर्म्स पहले बताता हूं जिनके बारे में सारी सियासी जमातों ने लिख के कई दफा कहा और बोल के उससे ज्यादा दफा कहा। पहला रिफॉर्म है जो इलेक्शन के अंदर धांधली होती है, पाकिस्तान में धांधली हुई, कोई प्रूफ पेश नहीं कर सका, इल्जाम लगा, धांधली हुई। 2018, 19, 20 और आज 21 है, कोई एक वो केस जो आपने किसी ट्रिब्यूनल में फाइल किया वहीं जाके धांधली का सबूत आप देते, कोई सबूत आपके सामने नहीं आया, लेकिन नारे लग रहे हैं अभी तक कि धांधली हुई। इसी तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका के अंदर, और उन्होंने एक अदालती मुहिम भी चलाई और एक सड़कों पे भी मुहिम चल गई वहां। उसका नतीजा क्या निकला? जब जिस हल्के की वो बात करते थे, जिस काउंटी की बात करते थे, जिस स्टेट की वो बात करते थे, उसका नतीजा जब खोला जाता था तो वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ईवीएम्स के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक, और दूसरा नेट के जरिए से और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक जराए से वोटिंग होने की वजह से एक इल्जाम भी वो अपना साबित नहीं कर सके, और जो धांधली की तहरीक थी उसमें से हवा निकल गई। पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है कि हम कभी अपने वोट पे एतबार ना पैदा होने दें और वोटिंग कराने वाले इदारों पे भी पैदा ना होने दें एतबार। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो एतबार पैदा करने के लिए हम दरवाजे खोलें आईनी और कानूनी तरामीम का। तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उनके इस्तेमाल के लिए इलेक्शंस में सेक्शन 103 उसको हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। यह पहली बड़ी रिफॉर्म होगी पाकिस्तान की तारीख में। और इससे पहले आपको याद है कि जब कुछ जगह पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको आजमाया भी था, और जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, तो उसका 4था साल है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग होती है, बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं। जो पहला इलेक्शन था उसमें झगड़ा पैदा हुआ, रिकाउंट हुआ, अदालत में भी गया और वो सेटल हो गया, इसलिए कि उसके पीछे बैकअप था। अब जो अभी कह रहे थे फवाद साहब, हम आपको बुलाएंगे, आपको हम वो सिस्टम्स दिखाएंगे जो पीटीआई ने नहीं बनाए, जो आपके कौमी इदारों ने बनाए, बैनुल अक़वामी इदारों ने बनाए हुए हैं। उसमें से जो चॉइस करना है वो आप खुद देखिएगा कि हम इसी तरह से हेवायर इलेक्शन होने दें जिनमें कोई भी आके कभी एक इल्जाम आ जाए डस्का में फायरिंग होगी, कभी एक इल्जाम आ जाए कि रात 11 बजे तक देखिए 249 में कराची में वहां भी धांधली होती रही। इसको हम खत्म करना चाहते हैं। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला है उसका सबसे बड़ा जखीरा देने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको हम राइट ऑफ वोट एक्सटेंड करने के लिए सेक्शन 94 में अमेंडमेंट ला रहे हैं। यह दूसरी बड़ी रिफॉर्म है। ये सारी सियासी जमातों ने वादे किए हुए हैं, और जो बल्कि रीजन या मजहब या किसी और बुनियाद के ऊपर भी सियासत करते हैं, जो ही वो बैरून मुल्क जाते हैं वो उनको कहते हैं यार हमारा क्या कसूर है, हम कमा के पाकिस्तान को परदेश में से भेज रहे हैं, हमें वोट का राइट तो दो। आपके मुल्क में अफगानिस्तान के वोटर्स को तो आप राइट देते हैं, अमेरिका के वोटर के लिए तो आप राइट क्रिएट करते हैं, पाकिस्तानी को क्यों नजरअंदाज करते हैं? इस पे हम रिफॉर्म ला रहे हैं। तीसरी जो बड़ी रिफॉर्म है वो ये है कि सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत नजर आनी चाहिए। उसके लिए जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए हमने 2
रिफॉर्म्स तजवीज किए हैं, सेक्शन 202 में एक रिफॉर्म है, वो ये है सेक्शन 202 के मुताबिक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 2000 की बजाय 10,000 यानी 22 करोड़ की आबादी है उनके मेंबर्स होने चाहिए, तब उनको रजिस्टर किया जाए। पहली शर्त ये। और यस, दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं 213A, इसके मुताबिक उनको पाबंद किया जाएगा कि वो सियासी जमातें अपना सालाना कन्वेंशन मुनक्किद करें जिसमें लोग बोल सकें कि उस सियासी जमात की कारकर्दगी क्या है, अहदेदारों की कारकर्दगी क्या है, लीडरशिप का किबला किधर जा रहा है, दुरुस्त है या नहीं है। ये तीसरी रिफॉर्म थी। चौथी जो बड़ी इलेक्टरल रिफॉर्म है वो ये है कि जो पोलिंग स्टाफ के हवाले से हमेशा शिकायत उठती हैं, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स या स्टाफ लगाया जाएगा, सेक्शन 15 में अमेंडमेंट करके हम ये प्रोविजन ला रहे हैं कि उसको चैलेंज कर सकेगा अगर किसी को कोई एतराज है। मिसाल के तौर पे असजद मल्ली चीखते रहे जो आरओ थे उनके बारे में, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मिफ्ता साहब भी चीख रहे हैं किसी एक ओहदेदार के बारे में और टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो सका। आरओ के बारे में, वो भी आरओ के बारे में फवाद साहब बता रहे हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग स्टाफ है, ऑफिसर्स एंड स्टाफ, विद इन 15 डेज इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अलावा जो अगली 5वीं है अमेंडमेंट, वो ये है कि लोगों ने जाली वोट बनाए हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने जाली वोट बनाए हुए हैं, सबसे ज्यादा वो डरेगा जिसने अपने मज़ारों के शनाख्ती कार्ड लेके उनके ऊपर उनको कोई 10-10 जगह वोटिंग के लिए उनका रास्ता खुला हुआ है, और सबसे ज्यादा वो डरेगा जो फर्जी वोटर्स पे यकीन रखता है, जो पर्ची को भी पलीद कर देता है, वो इससे सबसे ज्यादा डरेगा। लेकिन जो रिफॉर्म करना चाहता है, हालात को बेहतर करना चाहता है, वो इससे नहीं डरेगा। उसके लिए जो हमने सोचा है रास्ता वो ये है कि एक तो ये कि जो नादरा का रजिस्ट्रेशन का आईडी डाटा है, नादरा वाला, उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो इलेक्टोरल रोल्स, इंतखाबी फहरिस्तें हैं, वो तैयार होनी चाहिए। बाकी सब जगह हम वो नादरा का डाटा मानते हैं। एहसास प्रोग्राम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो गरीबों के डायरेक्टली उनको देता है शफाफ तरीके से पैसे। आखिरी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, फिर आपसे बाद में भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, वो ये है कि हम जो हल्का बंदी है, कराची में भी सवाल उठता है, बाकी जगह भी सवाल उठते हैं, हल्का बंदियों को दुरुस्त करने के लिए हमने पहले वो कहते थे कि इतनी आबादी हो, तो एक आबादी ऐसी होती थी जहां आपको 3.5 लाख का हल्का मिलता है, उसके साथ वाला आपको पता लगा कि वो 77,000 का हल्का है। आबादी की बुनियाद के ऊपर अब हम खत्म करेंगे, और इस सिलसिले में कुछ हम डिलीट कर रहे हैं प्रोविजंस 2017 के इलेक्शन एक्ट में से, और हम वोटर्स की बुनियाद, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं नादरा के, उसकी बुनियाद के ऊपर करेंगे, ताकि हल्के बैलेंस्ड बन सकें। और बहुत सारे इलाकों में जो आबादी के मुख्तलिफ हैं सेक्शंस जो शिकायत करते रहते हैं, तो मुझे अभी तक जो आपने सुना, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी एक सियासी पार्टी को फायदा देती हो। 2 बातें और मैं करना चाहता हूं आपसे। पहली बात यह है कि हमने 16 अक्टूबर 2020 को 16 अक्टूबर 2020 को हमने इंट्रोड्यूस किया था कौमी असेंबली में इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 16 अक्टूबर को, और आज हम मई में हैं। उनको फैसला करना था विद इन 100 डेज, फैसला नहीं हो सका, इसलिए जो दूसरे टूल्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो भी हम ला रहे हैं। एक इलेक्शन सेनेट के ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से करवाने के लिए, इसलिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख के कहा हुआ है
पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने कि ये काम करना चाहिए, ये तो उनका एजेंडा हो गया जो उनसे नहीं हो सका था 10 साल में, वो अब इमरान खान उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए दूसरी आईनी तरमीम हम ला रहे हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके ऊपर जितना डिबेट, जितने सवाल हो सकते हैं वो ज़रूर कीजिए सबसे। और ये कौम का काम है, ये कौम का सवाल है, और ये कौम के ऐवान का नहीं बल्कि कौम के इदारों पे जो इलेक्शन के और लेजिस्लेशन के जिम्मेदार हैं उन पे एतमाद का सवाल है। इसलिए इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरी कॉमन पाकिस्तानी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो लेटर लिखे हैं, जो लेटर लिखे नहीं तारिक साहब आपने फॉलो नहीं किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ख़त लिखा था स्पीकर साहब को, उसके बाद स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है अपोजिशन को भी और पीपल्स पार्टी में नून लीग को भी और PMLN को भी और बाकी पार्टीज़ को भी। पीपल्स पार्टी ने अपना फोकल पर्सन नवीद कमर साहब को बना दिया है, PMLN ने अपना कोई बंदा उस कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया है। सो ये प्रॉब्लम आ रही है कि PMLN को ने ना उसका रिस्पांस दिया है ना इसका रिस्पांस दिया है, ये ऑफिशियल है। अच्छा, मैं तारिक साहब, 2 फोरम ऐसे हैं जहां पे ऑपोजिशन को पहले भी दावत दी जा चुकी है। वो फोरम है पार्लिमानी, सियासी नहीं है, इसलिए वहां तो आना चाहिए। एक कमेटी बनाई बाकायदा स्पीकर साहब ने, और दूसरा ये था उसमें वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहना बहुत जरूरी है, वो तशरीफ नहीं लाए। दूसरा ये था कि जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका भी पहली दफा बायकॉट हुआ है, और जब तक वो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आते वो किसी जगह बैठ के पार्लियामेंट के किसी दूसरे फोरम पे, इसलिए कि पार्लियामेंट को हमने इस्तेमाल करना है लेजिस्लेशन के लिए, दूसरा कोई फोरम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जहां से लेजिस्लेशन के लिए हम रुजू कर सकें। ये सिर्फ इख्तियार है पार्लियामेंट का, इसलिए वहां तो उनको आना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी नहीं है, उनकी भी है। पंजाब हुकूमत का अपना एक इशू है, वो उसको डील कर रहे हैं जी। अवैस तो डिबेट होनी चाहिए, क्या इशू? देखिए जी, जितने भी सवालात उठाने हैं हुकूमत किसी सवाल से नहीं घबराती, वो जरूर उठाए जाएं। जितनी भी बातें करनी है, जितने एतराज़ात करने हैं, मैंने आपको एक डेट दी है, ये चेक कर लें। आप भी क्या नहीं करते हैं रिपोर्टिंग पार्लियामेंट की, कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है मेरे हाथ में इस वक्त, ये कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस किया 16/10/2020 को, उस दिन भी उनका बायकॉट था। तो हम क्या कर सकते हैं? और हम कौमी असम्बली में जब जाते हैं ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, आज तक देखिए, आप चेक करें, मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम दोनों यहां नहीं बैठे, आप चेक करें और कौम को बताएं कि क्या ऑपोजिशन ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर आज तक कौमी असेंबली में कोई अमेंडमेंट अपनी तरफ से डाली है, कोई तजवीज डाली है? हमसे नहीं बात करना चाहते तो ना करें ना, वहां उन्होंने डाली है। मैं अपना जवाब नहीं देना चाहता, जवाब मुझे पता है वैसे। एक सेकंड। देखिए, चारों सूबों के अंदर और GB के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के अंदर हर जगह अलग-अलग हर यूनिट के अंदर एक डिस्पेंसेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये उन हलकों का आपस में वो तनासुब निकालेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर नहीं किया जाएगा।
नहीं थोड़ा सा नहीं एक मिनट, जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा जस्ट बनाने की, हर हलकों जो है ना वो सूबों में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि किस सूबे की कितनी नशिस्तें हैं। उस सूबे के अंदर जो डिमार्केशन हो रही है वो इस वक्त आबादी की बुनियाद पे हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की 50 सीटें हैं तो वो 50 सीटें जो हैं वो आबादी की बुनियाद पे हो रही हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो हमें बताया है वो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 50 सीटें इक्वल वोटर बेस पे होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक हल्के का वोटर जो है वो 3 लाख है और दूसरे हल्के का वोटर 70,000 है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसको ख़त्म करें, बाकी उसका फ़र्क नहीं जो पड़ेगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा RTS और वो अपना मशीनों का, मशीनें हैक होती हैं ज़्यादातर जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। ये जो टेक्नोलॉजी हमारे लोगों ने डेवलप की है और जो बाकी दुनिया में है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, जैसे एक समझिए कि बक्से हैं, ये सिर्फ जो बैलेट पेपर है उससे एक स्टेप हम आगे गए हैं। सो इसका इंटरनेट चूँकि कनेक्टेड नहीं है लिहाजा इसके हैक होने के इम्कानात लिटरली सिफर है। और जो बाकी जो है वो भी उसको जो है वो हम दिखा देंगे। तीसरा जो सवाल है कि आपने जो मैंने बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, देखें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं देना चाहते, वो आए खुल के कहीं कि नहीं देना चाहते। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम उनको देना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक जो आपने हैकिंग की बात की ना, ये बहुत बड़ा एक इशू, इसको डिस्कस किया जा रहा है और फिर मैं तनवीर साहब आपके पास आता हूँ। बहुत बड़ा इशू है। मैं आपके सामने, आप फिगर अगर इनकरेक्ट है करेक्ट कर लीजिएगा, $1 ट्रिलियन की रोजाना बैंकिंग होती है टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर। कितने हैक होते हैं? दूसरी तरफ जब हैकिंग है तो 12 साल का एक लड़का अमेरिका के सबसे बड़े इदारे को भी हैक कर सकता है। जो ह्यूमनली पॉसिबल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन करना है, कराना है, भुगतना है, हिस्सा लेना है, वो सब जो भी तजावीज़ हमको देंगे उन तजावीज़ का कोई ना कोई उपाय या हल निकाल के उनको हम सेटिस्फाई करेंगे। तीन साल पहले की थी। एप्लीकेबल नहीं है, तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को बाहर रख के आप किस तरह वो तो शामिल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निज़ाम को जो है वो एप्लीकेबल कर लेंगे। और दूसरा ये कि 2/3 अक्सरियत के आपके पास मौजूद है तो उसमें दरबार पाकिस्तानियों को इंतखाब करने का हक देने के लिए आप आईनी करने देते। देखिए, पहली बात यह है कि जो अब मैं आपको 7वीं बात बता देता हूं जो मैंने सबसे पहले ऊपर मेरे नोट्स में लिखी हुई है, जो बिल वाले हैं, कि मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 को हम अमेंड कर रहे हैं। कोई मरहला ऐसा नहीं है जहां जहां मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है, अलहदा से इदारा है, लेकिन इसके बावजूद वो सारी जितनी भी हमारा इस सिलसिले का जो मरहला चलेगा और जो चल चुके हैं, सारी जगह कंसल्टेटिव प्रोसेस हो रहा है। और एक बात ये हो गई। दूसरा जो इसका पहलू है कि ये कहना, शहबाज साहब ने कहा कि जी देखें सारी दुनिया ने तर्क कर दिया है, इंडिया में किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं जी, और बेशुमार दूसरे मुल्क हैं जी, मैं नाम ले सकता हूँ। तो इसलिए स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। आप बात करना चाहते हैं, कमेटियाँ मैंने आपको गिनवा दी। एक स्पेशल कमेटी बनी है जो स्पीकर साहब वाली है, एक आपके पास कमेटी वो है जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, तीसरी कमेटी आपके पास स्टैंडिंग कमेटी है, चौथी अगर कहेंगे तो हम समझेंगे 3 के बाद वो पंजाब कहते ना 3 12 होंगी। इसके बाद अगर आप कोई बात करेंगे हम समझेंगे आप कमेटी खेलना चाहते हैं, फिर हम पार्लियामेंट में चले जाएंगे। जी सिद्दीकी साहब। कर लें। देखिए, हमें अपोजिशन के इस वक्त अमेंडमेंट्स करने के लिए हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कौमी असम्बली में भी अक्सरियत है, हमारे पास सेनेट में भी अक्सरियत है। हम सिर्फ ये अलबत्ता जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN अपना स्टांस दे दें। वो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इलेक्शन लड़ने का हक़ नहीं देना चाहते,
वोटिंग का हक नहीं देना चाहते, तो वो दोनों पार्टीज़ अपना स्टांस जो है वो दे दें हमें। जाहिर है वो उसके लिए हमें उनकी मदद चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे पास अपनी अक्सरियत है, हम कर सकेंगे। इसके बावजूद हम चाहते ये हैं कि ये कंसेंसस से हों। अभी डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने जो आपके सामने 7 जो मेजर अमेंडमेंट्स पड़ी हैं, मुझे आप बताइए इसमें किस पे एतराज़ है? हाँ। अगर आप इलेक्शन कमीशन को मजबूत क्या नहीं करना चाहते? क्या आप ये जो वोट्स, ये तो खुद पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज़ ने इसको दिया हुआ है। हम ये चाहते हैं ये कंसेंसस से जाएं, लेकिन अगर कंसेंसस नहीं होगा, हमारा रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, हम इस्लाहात की तरफ हैं। आखिरी देखिए, मेरा एतराज़ ही ये है कि शहबाज शरीफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, उन्होंने देखे बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। भाई आप पहले देखें, अपने टेक्निकल लोग बनाएं, बैठें और उनको ज़िम्मे लगाएं कि आप देखें, इसके ऊपर हमें रिपोर्ट करें, कुछ संजीदा बात तो करें ना। ये तो कोई बात नहीं कि चूंकि हुकूमत कह रही है तो हमने रिजेक्ट करना ही करना है। ये तो वो तो फिर बैलेट, वो तो फिर देखें, जिस मुल्क से एक सेकंड सर, जिस मुल्क से एक सेनेटर इतना लंबा गायब है और उसका लीडर गायब है, और हम एक अमेंडमेंट ला रहे हैं वो भी कि जो कौमी असम्बली या सेनेट या किसी भी मुंतखब इदारे में, इसलिए कि जावेद हाशमी केस में ये 79 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं कि हल्का खाली नहीं रखा जा सकता। वो टीवी पे आते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। 60 दिन जो हल्फ नहीं उठाएगा वो सीट से जाएगा। बोले रिफॉर्म्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। आप देखिए, वो तो पहले ही हम जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बार काउंसिल जो है वो इलेक्ट्रिक वोटिंग के ऊपर चली गई हैं, बाकी जगहों के ऊपर आप जाएं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन एक देता हूँ, उसमें आप देखिएगा वो एंड्रॉइड। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।